दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन हो गए थे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए 2 पार्टों में आपका बनाया है। सो यहाँ से कंटिन्यू ये उसी प्रश्न पत्र का प्रथम एवं अनिवार्य प्रश्न पत्र का ही दूसरा पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 26वां, उसी के बाद ये कंटिन्यू करते हैं। तो अगला सवाल है, बगैर समय बर्बाद करते हुए सवाल पढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां, इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए पार्ट 1 को, क्योंकि ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो और आराम से आप दोनों वीडियो को छोटे छोटे उसमें देख सकते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 उसमें है, ये 26वां सवाल है। तो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? सवाल है आपका 26वां, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, विशाखापत्तनम या फिर मुंबई या इनमें से कोई नहीं। सो आपका कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू ने किया या फिर गांधी जी ने किया या जेपी नारायण ने किया, एम एन रॉय ने किया? तो ये क्वेश्चन नंबर 27 आपका एम एन रॉय ने 1935 संविधान सभा का जो सुझाव दिया था 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया, जिसको तो वो किया था किसने? एम एन रॉय ने। किसने किया था? एम एन रॉय ने। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? ऑप्शन नंबर सी है मौलिक कर्तव्य या फिर ऑप्शन नंबर डी है राज्यों। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के अंतर्गत, वो किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला सवाल है, सवाल नंबर आपका 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जबकि वो उसके सदस्य नहीं होते। अगला सवाल है आपका, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा या फिर वित्त आयोग के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? सीधी सी बात है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि लेखा जोखा रखता है, इन्हीं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल है आपका, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में या पंचायती राज निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर? तो दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो की गई है किसमें? पंचायती राज निकायों में 33% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। कई राज्यों की पंचायतों ने 50% भी कर दिया है, जैसे कि बिहार की पंचायत ने शायद 50% महिलाओं को आरक्षण कर दिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या आरबीआई के गवर्नर या फिर वित्त सचिव या फिर आपके प्रधानमंत्री? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। किसके स्थान पर की गई थी? ये की गई थी दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई। और इसका जो इस अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और ये संवैधानिक नहीं होता। नीति आयोग जो है वो कैसा होता है? गैर संवैधानिक होता है, संवैधानिक नीति आयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या निम्नलिखित में से उपरोक्त में से कोई नहीं?
भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका 3 स्टार का सवाल है ये। अभी आपने अगर देखा होगा उत्तर प्रदेश में पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर ये सवाल प्राथमिक है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में जो भूमि से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कृषि, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार और जो सर्विस सेक्टर वाला होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है, और जो उद्योग वाला होता है, विनिर्माण क्षेत्र होता है, वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, और कृषि से संबंधित चीज़ें आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास होता है? एसबीआई के पास, या फिर आरबीआई के पास, या भारत सरकार के पास, या भारत को सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड के पास होता है। सो क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका किसके पास होता है? भारत सरकार के पास। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार होता है भारत सरकार के पास, बाकी के नोटों की छपाई का अधिकार होता है आरबीआई के पास। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 रुपये के नोट पर और 1 रुपये के नोट पर किसके? सचिव के, भारत सचिव के दस्तखत होते हैं, न कि आरबीआई के गवर्नर की। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई कितने प्रतिशत की? 20.70% की, या 17.7% की, या 14.4% की, या 24.4% की। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, इसमें वृद्धि हुई दोस्तों 17.7% की। 2001 से 11 के बीच की पूछ रहा है, तो 11 से 1 की 10 की वृद्धि दर जो रही वो 17.7% रही। अगला सवाल है आपका 3937, कौन सा क्वेश्चन था आपका? 1 सेकंड दोस्तों, ऊपर हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 36। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, या फिर रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नहीं दोस्तों, ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिनको एससीओ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है 2.5% या 3%, या फिर 3.5%, या ऑप्शन नंबर डी आपका 4%। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा 3.5%। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? 3.5%। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल, जिसको जैव निम्नीकरणीय भी कहा जाता है, सामग्री नहीं है? ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं है। क्या नहीं है? कपास बायोडिग्रेडेबल में आता है, जैव निम्नीकरण में आता है। जानवरों की हड्डियाँ भी आती हैं। एल्युमिनियम फॉयल या फिर लकड़ी भी आती है, जबकि एल्युमिनियम फॉयल जो है वो एलिमेंट है, ये नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, कपास, जानवरों की हड्डियाँ और लकड़ी, ये तीनों चीज़ें आपकी जैव निम्नीकरणीय सामग्री में शामिल हैं, जबकि बायोडिग्रेडेबल में शामिल हैं, जबकि एल्युमिनियम फॉयल आपका शामिल नहीं है। अगला सवाल है आपका, 1 सेकंड दोस्तों, हाँ, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? ये भी यहाँ पर इसको सर्किल करके जब अवश्य करेंगे। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? भारी धातु, या फिर ओजोन, या फिर माइक्रोप्लास्टिक्स, या फिर कीटनाशक। तो ये आपका ओजोन जो है प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है, क्योंकि ओजोन जो है वो ओजोन लेयर आपका किसको, जो किरणें आती हैं उनको रोकता है, यूवी रेस को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ऑप्शन सारे नीचे वाले पेज पर चले गए हैं, नेक्स्ट पेज पर, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसके परिणामस्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? ऑप्शन नंबर ए है गंदे पानी का सही से निपटान न करना, गंदे पानी का सही से निपटान न करना। ऑप्शन नंबर बी है आपका वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी है वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर सी है जल संसाधनों का गलन वितरण। अत्यधिक जनसंख्या, नहीं, अत्यधिक जनसंख्या ये भी नहीं होगा आपका, वनों की कटाई
नहीं, जल संसाधनों का गलन नहीं। फिर आपका बचा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। गंदे पानी का सही से निपटान न करना ही क्या गुणवत्ता में, पानी की गुणवत्ता में गिरावट आने का मुख्य कारण है। अगला सवाल है आपका, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक, नॉट, रिक्टर या हर्ट्ज के द्वारा? तो ये आपका होता है मैक के द्वारा। किसका? पराध्वनिक गति का मापांकन, यानी कि पराध्वनिक गति किस यंत्र के द्वारा मापी या किस इकाई के द्वारा मापी जाती है? मैक के द्वारा। प्रकाश के, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। कौन सी वस्तु के आने पर? पारदर्शी वस्तु या पारभासी या प्रकाशमान या अपारदर्शी वस्तु? कौन सी वस्तु आने के, प्रकाश के पथ में कौन सी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, यानी शैडो का निर्माण होता है? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा अपारदर्शी। जो आर पार न दिखाई दे उसको कहेंगे अपारदर्शी, इसके आने से। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? यूरेनियम या फिर रेडियम या थोरियम या कैडमियम? ऑप्शन नंबर ए आपका यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम। कैडमियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, जबकि बाकी रेडियम और यूरेनियम, थोरियम तीनों एलिमेंट आपके कैसे हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। पीतल मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए टिन प्लस तांबा का, या फिर टिन प्लस जस्ता का, या फिर टिन प्लस तांबा प्लस जस्ता का, या फिर जस्ता प्लस तांबा का। तो ये जो आपका मिश्रण होता है, ये मिश्रण होता है आपका जस्ता प्लस तांबा का। किसका होता है? जस्ता प्लस तांबा का, न कि टिन तांबा या टिन जस्ता का। जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण ही पीतल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो ये निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। बी किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर या बर्लांता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। तो ये दोस्तों बर्लांधता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिक रोग है और ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन बी की कमी से, या फिर विटामिन ई की कमी से, या फिर विटामिन ए की कमी से? तो रिकेट्स की बीमारी जो है वो आपकी हो जाती है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और ये पूर्ति कहाँ से होती है? इसका स्रोत, मुख्य स्रोत इसका सुबह की गुनगुनी धूप लगना है, जिससे कि विटामिन डी बॉडी के अंदर पनप जाए, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और इससे रिकेट्स जैसी बीमारी को बचाया जा सकता है। और ये बीमारी अक्सर बच्चों में होती है, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। विटामिन डी से बॉडी में एनर्जी आती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इसलिए बच्चों को भी आपने देखा होगा, बहुत मासूम बच्चों को उनके ऊपर मालिश करके और धूप में लिटाया जाता है थोड़ी देर, ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं। विटामिन ई, इसमें इम्यूनिटी क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, जबकि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आँखों वाला रोग, जिसको रतौंधी कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आंवले और गजर में आपका विटामिन ए, सॉरी आंवले में नहीं, गजर में आपका विटामिन ए अत्यधिक पाया जाता है और मछली की कॉड में, जबकि आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी, आंवला, आंवला में। विटामिन ई अंकुरित गेहूं के बीज में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है, इसमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अगला 47 क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ या सामान्य हैं, जैसे, अच्छा ये क्वेश्चन आपका है रीजनिंग का। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड और घन। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 में शंकु।
वर्ग में भी आपके 4 कोने होंगे, समांतर चतुर्भुज में भी आपके 4 कोने होंगे, जबकि और समचतुर्भुज में भी आपके 4 कोने होंगे, लेकिन शंकु इस टाइप की शेप बनती है। ये आपका शंकु है और इसमें 3 ही कॉर्नर हैं। सो ये आपको वैसे भी अलग वर्गीकृत दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेक्स को TAGNPNX के रूप में लिखा जाता है और CLUTH क्लच को IVEJWR के रूप में लिखा जाता है, तो शब्द व्हील्स को किस रूप में लिखा जाएगा? ये इसका राइट आंसर, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। कोडिंग टू कोडिंग का सवाल है, यहाँ पर समय नहीं है इसलिए आपको सीधा आंसर बता रहे थे। इसका आंसर होगा डी, TVNSHB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का 49। शायद इसके ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर 50 के, केवल 49 ही क्वेश्चन हैं, सो इतने ही कर लेते हैं। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा? ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुआ। इसमें 49 क्वेश्चन ही थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के रूप में, और इन सारे प्रैक्टिस सेट को जितने भी आपसे करवाए जाएं करते जाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे सवाल इसमें लाए गए हैं, सो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होंगे। यहाँ से आप अपने स्कोर को निश्चित तौर पर अच्छा कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कैलेंडर का सवाल, आपको कैलेंडर का एक अलग से हम वीडियो बना देंगे और उसको आप देख लीजिए। कैलेंडर आप एकदम बिल्कुल विदिन 10 सेकेंड में आप आंसर देंगे, आपको कोई दुनिया भर का झंझट करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको एक साधारण बहुत आसान तरीका बता दूंगा, टेक्निक बता दूंगा, उसके माध्यम से आप कैलेंडर को फिनिश कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार। ख्याल रखिए अपना, मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए और अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, इनका आप इसमें होपलेस ना होइए, अपने आप पे पेशेंस रखिए और ख़ुद को इम्प्रूव करिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और आप कुछ मत पढ़िए। बस ये समय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का है। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट।